हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को उस पैटर्न के विषय में बताने जा रहे हैं जो प्राइस एक्शन की दुनिया का सबसे हैवी पैटर्न बताया जाता है और सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल पैटर्न बताया जाता है। दोस्तों, अधिकांश हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक तो नहीं करता है, लेकिन जब प्राइस अपने सपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां पर पिछले लो से पहले एक लोअर हाई बनाता है। कहने का मतलब है पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, उससे पहले ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ को बढ़ जाती है, वहां से रिवर्सल प्ले करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, जब वो अपना रिवर्सल प्ले करना स्टार्ट कर देती है तो वहां पर हमको पता चलता है कि जब प्राइस अपना नया लो नहीं बना रहा है तो वहां पर बायर धीरे धीरे एक्टिव और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे कि एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न किस टाइप का होता है, उसमें एंट्री हम कैसे बना सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं, टारगेट कितना रख सकते हैं। दोस्तों, बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगा तो आपको मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आप इतने मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर, जहां मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं असेंडिंग चार्ट पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है वो हमको देखने में कैसा लगता है। दोस्तों, पीछे जो ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है। क्यों समझना है? यहाँ पे प्राइस जो होता है एक रेंज के अंदर होता है, रेंज के अंदर होता है। यहाँ पर प्राइस कोई अपना नया हाई तो क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जो इसका लो होता है, जो इसकी सपोर्ट होती है, वो उसे शिफ्ट करता चला जाता है नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में। दोस्तों, यहां पर हमको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमको क्या करना है, प्राइस के बिहेवियर को समझना है। प्राइस के बिहेवियर को समझना है, वो भी बायर वर्सेस सेलर। जो बायर हैं उनकी साइकोलॉजी यहां पर कैसी है और जो सेलर हैं यहां पर उनकी साइकोलॉजी कैसी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। दोस्तों, यहां पर हम एक कंपनी का उदाहरण लेंगे। कंपनी का नाम हमने यहां पे क्या रखा, L&T के। हमने किस स्टॉक को बाय किया है, बाय किया है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 90 रुपए में बाय किया था, उसे 90 रुपए में बाय किया था और 90 रुपए ही इसका क्या था, सपोर्ट का कार्य कर रहा था। लेकिन जब प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करता हुआ जाता है तो वो कितना पहुंचता है, 130 रुपए पहुंचता है। तो वहां पर ये 130 क्या कार्य कर रहा है दोस्तों, यहां पर ये 130 रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है जो सेलर हैं यहां पर वो 130 से ऊपर इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे। लेकिन जब मार्केट के अंदर फिर करेक्शन आता है, करेक्शन आया, 130 से करेक्शन आया, तो यहां पर बायरों ने उसे 90 रुपए की जगह 100 में खरीदना ज्यादा पसंद किया। तो यहां पर क्या हुआ, जो पिछला लो था ब्रेक नहीं हुआ लेकिन उसका हाई बन गया। ये क्या था, लो था, अब ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये क्या बन गया, इसका हायर लो, हायर लो बन गया। फिर प्राइस यहां से कहां जाता है, रेजिस्टेंस जोन के लिए जाता है। रेजिस्टेंस जोन कितना, 130 रुपीज, जो हमारा एक हैवी रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, जहां पर सेलर यह माने बैठे हैं कि ये 130 को ब्रेक नहीं करेगा। फिर ये 130 पहुंचता है, वहां 130 से फिर कितना आता है, 110। दोस्तों, फर्स्ट टाइम में हमने कितने का खरीदा था इसे, 90 रुपए में, 90 रुपए में खरीदा। लेकिन सेकंड टाइम में जब ये अपने सपोर्ट के पास आने लगा तो यहां पर बायर और ज्यादा एक्टिव हुए और स्ट्रेंथ में हुए, तो इसे हमें 100 रुपए में खरीदना ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा लगा। फिर थर्ड टाइम में हमने देखा कि यहां पर बायर सबसे ज्यादा इसे 110 रुपए में खरीदना पसंद कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि बायर जो है सपोर्ट पर अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जिसकी वजह से नया लो तो नहीं लग रहा, लेकिन लो का हाई जरूर लग रहा है। यहां पर हमें फिर क्या देखने के लिए मिला, नया हायर लो मिला। थर्ड टाइम फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस की साइड जाती है, 130। ये 130 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो एक फिक्स प्राइस है, इससे ऊपर सेलर ना तो मार्केट को जाने देंगे और इस 130 के प्राइस को ही वो एक हैवी रेजिस्टेंस जोन माने बैठे हैं कि मार्केट इसे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन
यहां पर बायर क्या कर रहे हैं, बायर यहां पर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। सबसे पहले से 90 में खरीदना पसंद करा इस शेयर को, फिर उन्होंने 100 रुपए में खरीदना पसंद करा इसी शेयर को, फिर उन्होंने 110 रुपए में खरीदना पसंद करा इसी शेयर को, फिर उन्होंने 115 रुपए में खरीदना पसंद करा इसी शेयर को, फिर 120 में और फिर 125 में। अब दोस्तों जब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं और इनके लोअर पॉइंट को हम एक ट्रेंड लाइन से मिला देते हैं, तो दोस्तों हमको एक क्या मिलता है यहां पर, असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल मिलता है। दोस्तों ये क्या काम करता है, ये बुलिश मार्केट में कार्य करता है, बुलिश मार्केट में कार्य करता है। क्यों करता है, ये जो मार्केट के अंदर हमने फर्स्ट टाइम पे ट्रेंड देखा था, जब मार्केट के अंदर हमने फर्स्ट टाइम पे ट्रेंड देखा था, उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने में इसने क्या की, मदद की। मदद कैसे की, यहां पर इसने जिस सपोर्ट पर बायर एक्टिव हो रहे थे उनके लो को धीरे धीरे हायर लो में शिफ्ट किया। तो यहां से प्राइस ने हमको क्या बताया, से पहले इसे 90 में खरीदना पसंद करा, फिर हमने 100 में खरीदा, फिर 110 में खरीदा, फिर हमने 115 में खरीदा, फिर 120 में खरीदा, 125 में, और फिर इसका ब्रेकआउट करा। और जो मार्केट का ये ट्रेंड था हमारा अप ट्रेंड 90 रुपए में खरीदने के बाद में, उस ट्रेंड को इसने क्या किया, कंटिन्यू किया। दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है यह हमारे लिए बुलिश मार्केट के अंदर कार्य करता है, बेयरिश मार्केट के अंदर भी कार्य कर सकता है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो वहां पर ये बेयरिश मार्केट के लिए भी कार्य करेगा, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो वहां पर बुलिश मार्केट के लिए कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो हमारा बुलिश मार्केट के लिए कार्य करेगा बेयरिश मार्केट के लिए कार्य नहीं करेगा, ये बेयरिश मार्केट के लिए कार्य भी करेगा। लेकिन अगर मार्केट बेयरिश है तो वहां पे मार्केट का ट्रेंड जो ऑल ओवर है वो क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए क्या होना चाहिए, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें ऐसे ही बिहेव में देखना होगा, वहां पे प्राइस एक्शन की भाषा को समझना होगा। दोस्तों अब हमने आपको समझाया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अब हम समझाएंगे कि इसके स्ट्रक्चर को देखकर हम मार्केट के अंदर कैसे एंट्री बनाएं, कैसे एग्जिट लें, कैसे अपना टारगेट रखें, कैसे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। दोस्तों इसी स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। जब हमने इसे 90 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में खरीदा, यहां पे क्या देखा हमने, हैवी सपोर्ट जोन है, हैवी सपोर्ट जोन है, तो हमारे लिए टारगेट क्या बनता, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने देखा कि मार्केट यहां पर क्या करने वाली है, हमें पिछला डाटा भी देखना है, खाली ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं देखना है, हमें पिछले डाटा को रीड करते हुए अपने रिस्क एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, अपना एसएल निकालना है। अब बात आती है कि हम एसएल को ट्रिल कैसे करेंगे। जब दोस्तों ये हमने 90 रुपए में खरीदा था और फिर इसमें हमने हैवी बाइंग देखी ऑप्शन चेन के अंदर कि 100 रुपए में हुई गया, हमने जो 90 रुपए में खरीदा था या इससे पहले जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है 82 या 80 का, उसे हम क्या करेंगे, 90 रुपए लगा देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। लेकिन हमने प्राइस के बिहेवियर को समझा, प्राइस के बिहेवियर को समझा तो वहां पर हमने क्या देखने के लिए मिला कि हायर लो बनते हुए जा रहे हैं, हायर लो बनते हुए जा रहे हैं, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब दोस्तों टारगेट की बात आती है, टारगेट का हम फर्स्ट मूव देखेंगे कितने पॉइंट का था ये। अब हमें यहां पता लगा है 25 पॉइंट का है, तो अगर हम यहां पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं तो हमारे टारगेट पॉइंट कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास में 25 पॉइंट या 20 पॉइंट, जो भी हमें फर्स्ट मूव के अंदर जो हमें पॉइंट देखने के लिए मिले, हम इतना बड़ा टारगेट अपने लिए यहां पर रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि एक रिटेल ट्रेडर या बिगनर ट्रेडर कब एंट्री बनाए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। दोस्तों जब ये पैटर्न रीटेस्ट हो, यहां पर मार्केट दोबारा आए, इस रेजिस्टेंस जोन को क्या बनाए, सपोर्ट बनाए, तब हमारी यहां पर एक अच्छी एंट्री हम लोगों को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट करा एंट्री ले ली। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट एक फेक भी हो सकता है, अभी हम वो भी बात करेंगे कि हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ एंट्री कब है, हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ एंट्री है रीटेस्ट पर। अगर प्राइस उसी जोन को रिटेस्ट करने आता है, प्राइस क्या करता है, इसे अगर रिटेस्ट करता है तो रिटेस्ट
जोन पर हम एक स्मॉल एसएल के साथ में एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं और वहां से एक अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टॉप लॉस क्या हुआ, जो एसएल है वो क्या हुआ, स्मॉल हुआ। अगर हम मार्केट को पैसा भी देंगे या अगर मार्केट हमारे एसएल को हिट भी करेगी तो यहां पर हम कुछ 20 या 30 पॉइंट ही मार्केट को देंगे, इससे ज्यादा हम मार्केट को नहीं देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हम एक फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक, जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के टाइम पे जो कैंडल है ये सॉलिड बॉडी कैंडल होनी चाहिए। यहां पर ये इस टाइप की कैंडल नहीं होनी चाहिए, यहां पर ये हमें छोटी बॉडी की कैंडल नहीं होनी चाहिए, स्मॉल बॉडी का कैंडल हमारे पास में यहां पर नहीं होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पर। अगर ब्रेकआउट के टाइम पर ये हमको छोटी बॉडी की कैंडलें मिल रही हैं तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेक हो सकता है। ये ब्रेकआउट क्या हो सकता है दोस्तों, फेक हो सकता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें प्राइस की साइकोलॉजी को बहुत ध्यान रखना है। प्राइस की साइकोलॉजी कैसे दोस्तों, अगर ये हमारे पास में ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, कहने का मतलब है बुलिश कैंडल है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इस हाई के ऊपर क्लोज करे ऐसे, तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। दोस्तों अगर हाई को ब्रेक करने के बाद में उसने इस टाइप की कोई कैंडल बना दी है तो ये ब्रेकआउट क्या हो सकता है, हमारे लिए फेक हो सकता है। इसीलिए सबसे मेन बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद में जो कैंडल बन रही है वो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे, तो हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। दोस्तों तीसरा, अगर ब्रेकआउट करने के बाद में, अगर ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट फिर अपने कंसोलिडेशन जोन में चली जाए या वहां पर ऊपर जाकर छोटी छोटी कैंडलें बनाने लगे, छोटी बॉडी की कैंडलें बनाने लगे, तो भी ये हमारे पास में एक इंडिकेट होता है कि मार्केट में जो ये ब्रेकआउट हुआ ये फेक हुआ है। ये बड़े ट्रेडरों के द्वारा छोटे ट्रेडरों को क्या करा गया, ट्रैप करा गया है। उन्हें क्या लालच दिखा करके मार्केट यहां से निकलने वाली है, तो उन लोगों ने क्या करा, ट्रैप करा, छोटी छोटी कैंडल बनाकर वो क्या करते हैं, इन कैंडलों के नीचे अपना क्या ले आते हैं, स्टॉप लॉस ले आता है एक बिगनर या एक रिटेल ट्रेडर। अब दोस्तों जो स्टॉप लॉस होते हैं, बिगिनर प्लेयर का हो चाहे रिटेल ट्रेडर का हो, वो शेयर मार्केट के लिए क्या करते हैं, फ्यूल का कार्य करते हैं। अब बड़े प्लेयर क्या करते हैं, इन्हें हंट करने के लिए मार्केट को यहां लेके आते हैं और इनके एसएल को क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, हंट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने आपको समझाया कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे हमें प्राइस के बिहेवियर को कैसे समझना है। दूसरा हमने उसका ब्रेकआउट बताया, एक सफल ब्रेकआउट हम कैसे पकड़ सकते हैं। तीसरा हमने एक फेक ब्रेकआउट बताया कि हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों हम तीसरी बात करेंगे यहां पर बायर वर्सेस सेलर के साइकोलॉजी की। यहां पर हम बात करेंगे कि बायर और सेलर जो हैं उनकी साइकोलॉजी की, प्राइस के मूवमेंट की, कि उसको देखकर हम कैसे पता करें कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है या। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि बायर की साइकोलॉजी। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, बायर की साइकोलॉजी। अब बायर की साइकोलॉजी को हम कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे किससे, प्राइस एक्शन से, प्राइस एक्शन से या प्राइस के मूवमेंट से। अब वो कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहां पर जो ये कैंडलें बन रही है यहां पर हमें देखना है क्या, हमारे पास में हमें एक मिली हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, रेजिस्टेंस का कार्य कर रही है। हमें यहां पर एक मिली राइजिंग लाइन, वो हमारे लिए क्या कर रही है, सपोर्ट का कार्य कर रही है, सपोर्ट का कार्य कर रही है राइजिंग लाइन। फ्लैट लाइन हमारे लिए क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का कार्य कर रही है। अब हमें यहां पर देखना है, हमने यहां देखा कि प्राइस रेजिस्टेंस कितना है, 130। प्राइस 130 के पास में जाता है और वहां से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन जब प्राइस हमारा यहाँ 90 पे था, जहां से ट्राइंगल बनना स्टार्ट हुआ, फिर कितना पहुंचा, 110 पहुंचा, 115 पहुंचा, 120 पहुंचा, 125 पहुंचा, फिर 130 पहुंचा। कहने का मतलब है, और यहां से फिर ब्रेकआउट करा और मार्केट निकल गई। बायरों की साइकोलॉजी समझो, बायरों ने प्राइस में क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। कैसे किया, जब हमने ये पहली कैंडल का लो देखा
और फिर हमने नेक्स्ट इंटरनल स्विंग का लो देखा, तो वहां हमें कितने रुपए का डिफरेंस मिला? 20 रुपए का। 20 रुपए का डिफरेंस मिला। तो यहां से बायरों की साइकोलॉजी पता चली हमें कि बायर यहां पे मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। हमने फिर देखा नेक्स्ट टाइम देखा हमने 110 और 115। यहां पर हमने भी प्राइस में डिफरेंस देखा 5 रुपए का। यहां पे भी बायर एक्टिव हुए और स्ट्रेंथ हुए जब उन्होंने अपने जो इंटरनल लो लगाया था, जो इंटरनल सपोर्ट थी, उसे क्या किया? शिफ्ट कर दिया 110 से 115 में कर दिया। तो यहां पर हमें पता चला 5 रुपए का प्राइस का मूवमेंट हुआ। अब फिर हम देखते हैं तीसरी बार हम देखते हैं, फिर हमें 5 रुपए का इजाफा मिला। तो दोस्तों ये जो प्राइस के अंदर मूवमेंट हुए हैं 20 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, फिर 5 रुपए और फिर 5 रुपए, दोस्तों ये जो डिफरेंस आ रहा है हर बार के लो लगने पर, तो ये डिफरेंस हमें बता रहा है कि बायर यहां पे क्या हुए हैं? एक्टिव हैं और स्ट्रेंथ में हैं और मार्केट को क्या ले जाना चाह रहे हैं? वो ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एक सेलर के साइकोलॉजी की। दोस्तों सेलरों का प्राइस कितना था यहाँ पे? 130। कहने का मतलब है यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं और स्ट्रेंथ में है 130 से वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। जैसे ही प्राइस 130 पहुंचता है वहां पर और सेल ऑर्डर रखते हैं और वो मार्केट के प्राइस को क्या करते हैं? नीचे गिर देते हैं। दोस्तों अगर ये एक्टिव होते और स्ट्रेंथ में होते, एक्टिव होते और स्ट्रेंथ में होते, तो इनका रेजिस्टेंस जोन भी हमको ऐसे ही शिफ्ट होता नजर आता। 130 है, 125 नजर आता, 120 नजर आता, 115 नजर आता, 1110 नजर आता, 1110 नजर आता। तो यहां पे भी हमें प्राइस में क्या दिखती? शिफ्टिंग दिखती कि प्राइस हमारा क्या है? अपने रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर रहा है नीचे की तरफ। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस क्या था? हमारा फिक्स है, फिक्स है। तो ये इसी जोन को माने बैठे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव भी है यहां सबसे ज्यादा सेलर। लेकिन बायरों ने क्या करा? अपनी स्ट्रेंथ को धीरे 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 बढ़ाया। दोस्तों दोनों की प्राइस साइकोलॉजी डिफरेंट थी। ये एक ही पॉइंट पे फिक्स बैठे थे, ये धीरे 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 अपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे। जहां पर हमें प्राइस के अंदर क्या देखने के लिए मिला? डिफरेंस देखने के लिए मिला। कहां देखने के लिए मिला? वो मिला जब प्राइस अपना लो लगा रहा था। प्राइस ने सबसे पहले 90 रुपए का लो लगाया, फिर 110 का लो लगाया, फिर 115 का लो लगाया, फिर 120। कहने का मतलब जो प्राइस का लो था वो हमारा बढ़ता चला गया। दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस से हमको समझ में आया कि प्राइस की साइकोलॉजी बायर वर्सेस सेलर क्या थी। दोस्तों मैं एक मेन बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट 80 से 85% फेक क्यों होते हैं? उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है एक बिगिनर ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर को हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट को हमें कैसे ट्रेड करना है। वो मेन रीजन नहीं बताते हैं कि इस ब्रेकआउट को हम तुम लोग नहीं करते। ये जो ब्रेकआउट है इसे कोई रिटेलर या बिगिनर ट्रेडर नहीं कर सकता, इसे कौन कर सकता है? ऑपरेटर। कहने का मतलब है बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर वो जो बहुत हैवी पैसे इन्वेस्ट करता है, हजारों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करता है, हमारी तरह लाख लाख 2-2 लाख में इन्वेस्ट करता है, वो ब्रेकआउट नहीं कर सकता। अब दोस्तों जब वो ब्रेकआउट कर रहा है तो उसकी मंशा साफ है कि वो तुम्हारे पैसे को क्या करना चाहता है? जीरो करना चाहता है। अब जीरो कैसे होगा? क्योंकि एक बिगिनर प्लेयर हो चाहे एक रिटेलर प्लेयर हो, उसे क्या सिखाया गया है? ब्रेकआउट को ट्रेड करना। अब ब्रेकआउट को कब ट्रेड करना है उसे जनरली कोई नहीं सिखाता है। उसे नहीं सिखाता है कि हमें प्राइस का बिहेवियर क्यों समझना जरूरी है या प्राइस एक्शन हमें समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको प्राइस एक्शन बड़ी बारीकी से समझाया है कि प्राइस ने कैसे अपने मूवमेंट को धीरे धीरे चेंज किया। वो सपोर्ट पर चेंज किया तो बायर होते हैं सपोर्ट पर। रेजिस्टेंस पे हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला तो वहां पर सेलर हैं, वहां का ब्रेकआउट होना कंफर्म है। अब दोस्तों फेक ब्रेकआउट होते क्यों हैं? वो करे जाते हैं ऑपरेटरों के द्वारा, और ऑपरेटरों का पैसा कहां से बनता है? एसएल से। जब स्टॉप लॉस हंट होंगे तो उन लोगों का पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बड़ा प्लेयर कभी बाइंग नहीं करता है, वो सेलिंग करता है। इसीलिए उसको ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे स्टॉप लॉस की जरूरत होती है।
दोस्तों लास्ट में हम एक बार और मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमें चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा तो वहां पर हमें देखना है एक फिक्स लाइन जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का कार्य कर रही होगी, एक राइजिंग लाइन जो हमारे लिए सपोर्ट का कार्य कर रही होगी। अब ये दोनों लाइनें क्रिएट कब होंगी? जब हम इनके हायर हाई या लोअर लो पॉइंट को मीट करके लाइनें खींच देंगे। दूसरी बात दोस्तों, हमें सपोर्ट पर देखना होगा प्राइस के मूवमेंट को कि क्या धीरे धीरे वो अपने लो को शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये हमारे लिए असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हो सकता है। अब बात आती है एंट्री की। अगर इसका ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में इसे रिटेस्ट करके मार्केट निकलती है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ये हमारा एसएल पॉइंट होता है। दोस्तों फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें एसएल यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना उंगली, कहने का मतलब है हमें हाथ नहीं कटवाना है। हमारी उंगली कट के बाद बनती है तो हम उसे बना लेना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको एकदम सिंपल और स्टेप बाय स्टेप एकदम सरल भाषा में समझाया है कि असेंडिंग ट्राइएंगल पैटर्न को हम शेयर मार्केट के अंदर देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर हम अपना टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, एसएल अपना कैसे निकाल सकते हैं, या असेंडिंग ट्राइएंगल पैटर्न की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन रहेगा कि मेरे वीडियो को आपको आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को एकदम पूरा देखना है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।